धनी सेठ अपनी पत्नी और अपने नौकर रतन के साथ दूसरे राज्य से व्यापार करके अपने घर आ रहा था। धनी सेठ एक बहुत बड़ा व्यापारी था। धनी सेठ अपने नौकर रतन से बोला, रतन, शाम होने वाली है, कुछ देर के लिए हम अपना पड़ाव सामने नदी के किनारे डालेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही देर में रतन ने नदी के किनारे तंबू गाड़ दिया। केशव अपनी पत्नी विनीता के साथ जंगल का दृश्य देखते हुए बोला, हाँ तो विनीता, रास्ते में हम लोग किस विषय पर बात कर रहे थे? अपने पति की बात सुनकर विनीता मुस्कुराती हुई बोली, आप बता रहे थे कि ऊंचे वंश और परिवार में जन्म लेने वाला बालक ही बड़ा विद्वान बनता है, ना कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाला। हाँ, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। इतना बोलकर धनी सेठ उंगली से एक चरवाहे बच्चे की ओर इशारा करता हुआ अपनी पत्नी विनीता से बोला, बिल्कुल ठीक, उस चरवाहे के लड़के की तरह। देखो, वह जीवन भर बकरियां ही चराता रहेगा। बड़ा आदमी किसे कहते हैं ये उसके पूर्वजों को भी नहीं पता होगा और ना ही आने वाली पीढ़ियां जान पाएगी। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मेरा भी यही मानना है कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि संस्कारों और अच्छी सीख से विद्वान और बड़ा आदमी बनता है, और इससे अमीर परिवार और गरीब परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर धनी सेठ क्रोधित होता हुआ बोला, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा अनुभव गलत है? आपका अनुभव ही नहीं, आपकी सोच भी गलत है। गौर से उस चरवाहे को देखिए। मेरा दावा है, अगर उसे अच्छे संस्कार और अच्छी सीख मिली तो बड़े होकर वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। इतना बड़ा कि आप जैसा बड़ा व्यापारी भी अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रख सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनीता, अपने पति की सोच को गलत कहने की? क्योंकि मेरे पति ने मुझे यही सिखाया था कि जिस इंसान के अंदर गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत नहीं होती, उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर धनी सेठ बुरी तरह से आग बबूला होता हुआ बोला, मेरी बात गौर से सुनो रुक्मणी, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ और अपना मुंह तभी दिखाना जब अपनी बात सिद्ध कर देना। और मैं जानता हूँ तुम अपनी बात कभी सिद्ध नहीं कर सकती। अरे मैं चरवाहे के सामने अपनी पगड़ी रखूंगा? नामुमकिन। ये चरवाहा हमेशा गरीब के गरीब ही रहेगा, ये जीवन भर बकरियां ही चराता रहेगा। अपने पति का क्रोध भरा चेहरा देखकर विनीता अटल विश्वास में बोली, आपका आदेश सराखों पर स्वामी, परंतु जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा और मैं इसे सिद्ध करके भी दिखा दूंगी। विनीता की बात सुनकर धनी सेठ क्रोधित होकर उठकर खड़ा हो गया और नदी की ओर चला गया। कुछ देर बाद वो तीनों अपने घर पर पहुंच गए। घर पर पहुंचकर धनी सेठ का गुस्सा ठंडा हो चुका था, मगर विनीता अभी भी गुस्से में थी। विनीता को देखकर धनी सेठ अपने आप से बोला, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे अपनी पत्नी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। इतना कहकर धनी सेठ अपनी पत्नी रुक्मणी के पास जाकर बोला, मैं अपने कथन पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी समझ में आ गया है। अपने पति की बात सुनकर विनीता मुस्कुराती हुई बोली, स्वामी, मुंह से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आता। अब तो मैं अपनी बात सिद्ध करके ही आपको अपना मुंह दिखाऊंगी। इतना बोलकर विनीता अपने नौकर रत्न से बोली, तुम मेरा साथ दोगे, अपने मालिक का साथ दोगे? रतन नजर नीचे झुकाकर बोला, मैं आपका साथ दूंगा, आप जहाँ बोलेंगी मैं वहीं जाऊंगा। यह सुनकर धनी सेठ निराश होता हुआ अपनी पत्नी से बोला, तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया? आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, पर बात मेरी प्रतिष्ठा की है। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती विनीता, कुछ सामाजिक परंपराओं के बारे में तो सोचो। मैं आपसे सदा के लिए अलग नहीं हो रही, विश्वास कीजिए, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कुछ धन साथ में लेती जाओ, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं स्वामी, मैं भी एक व्यापारी की पुत्री हूँ, अपनी बुद्धि से धन कमाना जानती हूँ। इतना बोलकर विनीता अपने नौकर रतन के साथ घर से बाहर निकल गई। विनीता एक घोड़े पर सवार हो गई और रतन घोड़े की लगाम पकड़कर आगे की दिशा की ओर चलने लगा। विनीता ने अपने घोड़े का रुख उसी तालाब की ओर कर लिया जहाँ से कुछ देर पहले वह वापस लौटे थे। तालाब के पास पहुंचकर नौकर विनीता से बोला, मुझे लगता है कि आपको अपने पिता के पास जाना चाहिए।
नहीं, हम वीरगढ़ की राजधानी संगमगढ़ चलेंगे, पर उससे पहले एक बात और। कौन सी बात? कुछ देर पहले यहाँ पर एक लड़का बकरियां चरा रहा था। हाँ हाँ, मैंने भी उसे देखा था। वो किसी चरवाहे का ही लड़का होगा। उस चरवाहे के लड़के को तलाश करो और उसे यहाँ पर लेकर आओ। तब तक मैं एक वृक्ष की घनी छांव में बैठी हूँ। जैसे आपकी आज्ञा, मैं अभी उसे खोज कर लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद रतन उसी लड़के को लेकर आ गया और विनीता से बोला, मैं इसे ले आया। ये एक चरवाहे का ही पुत्र है। विनीता उस लड़के की ओर देखकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तरुण है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? तरुण, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ वीरगढ़ राज्य की राजधानी संगमगढ़ चलोगे? विनीता की बात सुनकर तरुण कुछ सोचते हुए बोला, मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरे पिता नहीं मानेंगे। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो, मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी। मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात को समझेंगे। कुछ ही देर में तरुण विनीता को लेकर अपने घर पर खड़ा था। तरुण का पिता विनीता को सवालिया नजरों से देखने लगा। विनीता तरुण के पिता से बोली, मैं व्यापारी धनी सेठ की पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ संगमगढ़ ले जाना चाहती हूँ। परंतु किस लिए? जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो ना जाने क्यों मुझे इसमें अपना पुत्र नजर आया। मैं नहीं चाहती कि ये सारा जीवन बकरियां चराकर व्यतीत करे। मैं इसे शिक्षित करके विद्वान बनाऊंगी। विनीता की बात सुनकर तरुण का पिता निराश होकर बोला, पर इसके जाने के बाद मेरे जानवरों की देखभाल कौन करेगा? तरुण के पिता ने इतना कहा ही था कि तभी विनीता ने अपने गले का हार, जो कि ठोस सोने का बना हुआ था, तरुण के पिता को पकड़ा दिया। इसे अपने पास रखो, इसे बेचकर अपना गुजारा कर लेना। उस सोने के ठोस हार को देखकर तरुण के पिता की आंखें चमकने लगी। कुछ ही देर में वह अपने बेटे तरुण से बोला, बेटा, आज से यही तेरे सब कुछ है। इनके हर आदेश का पालन करना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। और जब बड़े आदमी बन जाना तो मुझे भूल मत जाना। पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। विनीता तरुण को लेकर संगमगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गई। संगमगढ़ में पहुंचकर विनीता ने तरुण को गुरुकुल भेज दिया और गुरुकुल के पास में ही एक झोपड़ी बनाकर अपने नौकर रतन के साथ रहने लगी। 2 वर्ष बाद तरुण गुरुकुल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और वह खुश होते हुए विनीता के पास आ पहुंचा। विनीता तरुण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तरुण, तुमने परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, अब व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करो। आज से तुम राज दरबार में भी जाया करोगे और वहाँ पर होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करोगे। यदि राज दरबार में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जिसका कोई उत्तर ना दे सके, तो तुम उस प्रश्न को हल करने का दावा करना। यह सुनकर तरुण बुरी तरह से चौंक पड़ा। लेकिन माँ, मैं उस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाऊंगा? विनीता मुस्कुराती हुई तरुण से बोली, उस प्रश्न का हल मैं तुम्हें बताऊंगी और बस तुम कुछ समय की मोहलत मांग लेना। तभी वहाँ पर विनीता का नौकर रतन आ पहुँचा और मुस्कुराते हुए विनीता से बोला, ये सब आपकी मेहनत का फल है कि तरुण ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। विनीता रतन की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, तुमने मेरी 2 वर्ष बहुत सेवा की है रतन। अब तुम अपने मालिक के पास जाओ, परंतु उन्हें मेरा पता मत बताना। यह सुनकर रतन बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप कैसी बात कर रही हैं? जो बोला है वो करो रतन, मेरी चिंता मत करो। तरुण ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब से वो राजमहल में भी अपना आना जाना प्रारंभ कर देगा। जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की, उसी तरह से मेरे पति की सेवा करना। उनसे कहना कि मैं सही हूँ और बहुत जल्द नियति हम दोनों को मिलाएगी। जैसी आपकी आज्ञा। तरुण, जो अब रतन को मामा जी कहकर बुलाया करता था, रतन से बोला, आपकी बहुत याद आएगी मामा जी, और तुम्हारी भी तरुण। और उस दिन से तरुण का राज दरबार में आना जाना प्रारंभ हो गया। एक दिन तरुण राज दरबार में चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति राज दरबार में आ पहुंचा और राजा अजीत सिंह की ओर देखकर बोला, महाराज की जय हो। कौन हो तुम? महाराज, मैं दूसरे देश का एक कलाकार हूँ। आपके दरबार की कीर्ति देखकर मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। तुम्हारा स्वागत है। तुम क्या चाहते हो?
राजा अजीत सिंह की बात सुनकर उस कलाकार ने अपनी झोली से 2 मिट्टी की बनी हुई बत्तख निकाल ली और राजा अजीत सिंह को दिखाता हुआ बोला, महाराज, इनमें से एक नर है, दूसरी मादा। आपका कोई विद्वान यदि इसकी पहचान कर देगा तो मैं न सिर्फ उसकी विद्वानता का लोहा मानूंगा बल्कि उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत भी करूंगा। राजा अजीत सिंह उन दोनों बत्तखों को गौर से देखने लगे। उसे वह दोनों बत्तखें एक जैसे ही लगी। राजा अजीत सिंह उस कलाकार की ओर देखकर बोला, दोनों बिल्कुल एक जैसी है, पहचानना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मेरे दरबार का कोई भी इस पहेली को हल कर सकता है। इतना बोलकर राजा अजीत सिंह अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री, तुम्हें ऐसे मामलों में बहुत परख है, तुम कोशिश कर सकते हो। महाराज, ये कारीगरी का अद्भुत नमूना है। मैं भी असमर्थ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कला की परख हो? तरुण, जो राज दरबार के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था, अचानक उठकर बोला, ठहरिए महाराज, मैं आपकी प्रजा का एक मामूली व्यक्ति हूँ। क्या तुम इस जोड़े में नर और मादा की पहचान कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। तो फिर पहचान करके बताओ। तरुण उन दोनों मिट्टी की बत्तखों को गौर से देखता हुआ राजा से बोला, मैंने पहचान कर ली महाराज, पर उसका उत्तर मैं आज नहीं, कल दूंगा। तरुण की बात सुनकर कलाकार राजा से बोला, ठीक है महाराज, मैं कल तक की प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि यह कल तक पहचान न कर सका तो इसे हर जाने के तौर पर उल्टा मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। मुझे स्वीकार है। इतना बोलकर तरुण महल से बाहर निकल गया और रात में सारी घटना विनीता को बताता हुआ बोला, वो दोनों बत्तखें बिल्कुल एक जैसी है। तुमने बहुत अच्छा किया तरुण, उनकी पहचान करना बहुत आसान है। परंतु वो कैसे? विनीता कान में तरुण को कुछ बताने लगी। अगले दिन तरुण दरबार में पहुंचकर राजा से बोला, महाराज, वो दोनों बत्तखें मुझे दे दीजिए। कलाकार ने तुरंत वह दोनों बत्तखें तरुण के हाथों में पकड़ा दी। तरुण उन दोनों बत्तखों को गौर से देखकर एक बत्तख की ओर देखकर बोला, धागा बीच में ही अटक गया, इसका मतलब ये नर है और दूसरी बत्तख के कान में धागा पिरोया गया है और धागा कान के आर पार हो गया है, इसका मतलब ये मादा है। महाराज, इनमें से मेरे दाएं हाथ वाली बत्तख मादा है और बाएं हाथ वाला नर है। राजा कलाकार से बोला, क्या तरुण ने जो बताया वो सच है? कलाकार बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, बिल्कुल सत्य है महाराज, मैंने दोनों में इतना ही फर्क रखा था जिसे इस नौजवान ने पहचान लिया। तुम शर्त जीत गए तरुण, मेरी तरफ से 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार ग्रहण करो। तरुण ने 50,000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पकड़ ली। राजा तरुण से बोला, हमें बताओ, तुमने बत्तखों में फर्क कैसे किया? महाराज, धारणा है कि परिंदों में मादा के कान के छेद खुले रहते हैं। कलाकार ने शायद इसी धारणा के अंतर्गत ही जोड़ा बनाया था, जिससे मैंने अनुमान से पहचान लिया। राजा अजीत सिंह कलाकार से बोला, क्यों कलाकार, क्या ऐसी बात थी? सही बात है महाराज, मैंने इसी धारणा के अंतर्गत दोनों नमूने तैयार किए थे। यह सुनकर राजा हंसता हुआ तरुण से बोला, तरुण, तुमने हमारा सर ऊंचा कर दिया, हमें तुम पर गर्व है। मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाराज, समय आने पर मांगूंगा, अभी तो बस मेरी विनती यही है कि मुझे दरबार में बेरोक टोक आने जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। तुम्हें आज्ञा दी जाती है। समय ऐसे ही बीतने लगा। धीरे धीरे इस बात को 5 वर्ष बीत गए। तरुण अब एक युवक बन चुका था। एक दिन राजा तरुण के साथ अपने बगीचे में खड़ा हुआ था कि तभी वही कलाकार 2 घोड़े लेकर फिर से आ पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं वही कलाकार हूँ जो पिछली बार आपके यहाँ अपनी शर्त हार कर लौट गया था। राजा हंसते हुए उससे बोला, इस बार क्या नई शर्त लेकर आए हो? महाराज, मेरे पास ये 2 घोड़ियाँ हैं। ये जोड़ा बिल्कुल एक जैसा है। इनमें से एक घोड़ी है और दूसरी घोड़ी की माँ है। पहचान करिए कौन माँ है और कौन बेटी। शर्त पहले वाली है। राजा उन दोनों घोड़ियों को गौर से देखता हुआ बोला, इसमें तो रत्ती भर का भी फर्क नहीं दिख रहा। इतना बोलकर राजा तरुण से बोला, क्या तुम भी पहचान करने में असमर्थ हो तरुण? नहीं महाराज, मैं तो बस आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, मैं दोनों घोड़ियों का अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहता हूँ। प्रार्थना है कि आज रात मुझे दोनों घोड़ियों को घर ले जाने दिया जाए। यह सुनकर वह कलाकार बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं महाराज, ये चाहे तो शौक से दोनों घोड़ियों को आज रात अपने घर पे ले जा सकता है।
तरुण उसी रात उन दोनों घोड़ियों को अपने घर पर ले गया और सारी घटना विनीता को बताता हुआ बोला। अब मैं इनमें से कैसे पहचान करूं कि कौन माँ है और कौन बेटी? यह सुनकर विनीता मुस्कुराती हुई बोली, बहुत आसान है इनकी पहचान करना, इधर कान लाओ। विनीता तरुण को कान में कुछ बताने लगी। अगले दिन तरुण उन दोनों घोड़ियों को राजा के दरबार में लेकर पहुंच गया और बोला, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ महाराज, परंतु पहले यहाँ पर जल का इंतजाम किया जाए। मैंने रात भर दोनों घोड़ियों को प्यासा रखा है। ये दोनों घोड़ियां बेचारी प्यासी है। राजा ने तुरंत वहां पर जल का इंतजाम करवा दिया। तरुण ने जैसे ही उन दोनों घोड़ियों को छोड़ा, वह दोनों घोड़ियां दौड़ते हुए उस जल के पास चली गई और एक दूसरे की ओर देखने लगी। फिर एक घोड़ी चुपचाप पानी पीने लगी। तरुण राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, जो घोड़ी पानी पी रही है वो बेटी है और जो चुपचाप खड़ी है वो उसकी माँ है। यह सुनकर कलाकार बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजा कलाकार से बोला, क्यों कलाकार, क्या आदित्य ने सच कहा है? हाँ महाराज, मैं फिर से शर्त हार गया। इतना बोलकर कलाकार तरुण से बोला, परंतु तुमने इन्हें पहचाना कैसे? बहुत आसान था। हर माँ में अपनी औलाद के प्रति ममता होती है। माँ स्वयं भूखी प्यासी रहकर भी पहले अपनी औलाद का पेट भरती है। यह एक ईश्वरीय नियम है। ये दोनों घोड़ियां रात भर से प्यासी थी। अब जब इन्हें पानी दिया गया तो बेटी माँ को हटाकर खुद पी रही है। माँ के अंदर ममता का भाव है, इसलिए वह स्वयं प्यासी होते हुए भी पहले बेटी को पीने का मौका दे रही है। यह सुनकर राजमहल में तरुण की तरफ देखने लगे। कलाकार ने फिर से 50,000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली तरुण को पकड़ा दी। राजा खुश होते हुए तरुण से बोला, तरुण, तुमने 2 बार राज्य का सम्मान रखा और पुरस्कार भी जीते, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं तीसरा पुरस्कार तुम्हें स्वयं दूंगा। बोलो, क्या मांगते हो? धन या राज दरबार में कोई प्रतिष्ठित पद? मुझे 1 दिन का समय दीजिए महाराज, मैं कल सोचकर बता दूंगा। तरुण उसी रात सारी घटना विनीता को बताते हुए बोला, महाराज मुझसे प्रसन्न होकर पुरस्कार देना चाहते हैं माँ। अब तुम बताओ, मैं उनसे क्या मांगू? रुक्मणी गहरी सोच में डूबती हुई आदित्य से बोली, तुम राजा से धन मांगने के बजाय राजा से अधिकार पत्र मांगना। अधिकार पत्र? पर कैसा? यहाँ से कुछ दूर एक नदी है जिस पर एक पुल बना है। वह पुल वीरगढ़, संगमगढ़, रतनगढ़ राज्य को जोड़ता है। तुम्हें उनसे पुल का अधिकार पत्र मांगना होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगा माँ। लेकिन माँ, केवल पुल का अधिकार पत्र मांगने का कारण क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। वक्त आने पर समझ जाओगे तरुण। मैं एक व्यापारी की बेटी हूँ। मैं जानती हूँ कि उस पुल का क्या महत्व है। अगले दिन तरुण राजा से बोला, महाराज, मुझे उस पुल का अधिकार पत्र चाहिए जो पुल संगमगढ़, रतनगढ़ और वीरगढ़ राज्य को जोड़ता है। मैं चाहता हूँ कि अब उस पुल से आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी बैलगाड़ी या कोई घोड़ा मेरी आज्ञा के बिना न गुजर सके। यह सुनकर राजा मुस्कुराते हुए बोला, केवल इतनी सी बात? हमें लगा कि तुम बहुत सारा धन मांगोगे। जाओ, हमने तुम्हें उस पुल का अधिकार दिया। राजा से उस पुल का अधिकार पत्र लेकर तरुण विनीता के पास आ पहुंचा। कुछ दिन बाद विनीता ने उस पुल के पास अपना रहने का एक आवास बना लिया और उस पुल पर यात्रियों, बैलगाड़ियों और चालकों को निर्देश जारी कर दिया कि अब से कोई भी सीमा शुल्क का बिना पुल में दाखिल नहीं हो सकता। तरुण उस दिन से 2 सैनिकों के साथ उस पुल पर रहने लगा और आने जाने वाली यात्रियों से कर वसूलने लगा। कुछ दिन बाद तरुण बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर विनीता के पास आकर बोला, आज तो चमत्कार हो गया। आज पुल से इतने यात्री और बैलगाड़ियां गुजरे कि संभालना मुश्किल हो गया। ये रही आज की सारी आमदनी। और एक शुभ सूचना और है माँ। कैसी शुभ सूचना? आज मैंने रतन मामा को संगमगढ़ में देखा। क्या तुमने उनसे बात की? क्या तुमने बताया कि अब हम यहाँ रहते हैं? हाँ माँ, मैंने उन्हें बताया और अपना घर भी दिखाया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो आपसे मिलने अवश्य आएंगे। तरुण ने इतना कहा ही था कि तभी रतन वहाँ आ पहुँचा। रतन को देखकर विनीता रतन की ओर देखकर बोली, क्या हुआ रतन, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। और मेरे पति कैसे हैं? सेठ जी कुछ महीनों पहले बहुत सारा धन कमा कर लौटे थे और तुरंत ही रतनगढ़ की खदान की ओर चले गए हैं।
यह सुनकर विनीता बुरी तरह से चौंक पड़ी। रतनगढ़ जाने का रास्ता तो इसी पुल से होकर गुजरता है, तब तो वो इस पुल पर जरूर गुजरेंगे। उम्मीद तो यही है। और मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब मैं उनके सामने अपनी बात को प्रमाणित कर सकूं। तुम बहुत ज्यादा थके हुए होंगे रतन, जाओ जाकर आराम कर लो, बाकी बातें सुबह करेंगे। जैसा आपका आदेश। कुछ दिन बाद बरसात के महीने में शाम के समय धनी सेठ कुछ बैलगाड़ियां लेकर उसी पुल के पास आ पहुंचा, मगर उस पुल को पार करने से पहले ही उन दोनों सैनिकों ने रोक लिया। आपको रतनगढ़ का पुल पार करने के लिए सबसे पहले कर चुकाना होगा। कर? कैसा कर? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पहले नहीं था, परंतु अब ऐसा है। धनी सेठ कुछ स्वर्ण मुद्राएं एक सैनिक को पकड़ता हुआ बोला, ये लो शुल्क और पुल खोल दो। हमें अफसोस है सेठ जी, शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। प्रवेश का समय खत्म हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? शाम होने के बाद पुल पर यातायात बंद कर दिया जाता है और फिर दूसरे दिन ही खोला जाता है। हमें ऐसा ही करने का आदेश मिला है। यह सुनकर धनी सेठ बुरी तरह से घबरा गया। अरे नहीं भाई, ऐसा अत्याचार मत करो। कुछ देर के लिए ये पुल खोल दो, मैं तुम्हें दुगना शुल्क देने को भी तैयार हूँ। हमारी मजबूरी है सेठ जी, कानून सबके लिए समान है। पर मेरी मजबूरी भी तो समझो। इन बैलगाड़ियों में ढेर सारे मूल्य की चीनी भरी हुई है। अगर आज जरा सी भी बूंदे पड़ गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन पुल नहीं खोला जा सकता। हाँ, अगर तरुण जी हमें आज्ञा दे दें तो हम आपको जाने दे सकते हैं। ये तरुण कौन है? इस पुल के मालिक, जो पुल के पार एक आलीशान हवेली में रहता है। रहमदिल इंसान है, शायद वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। ठीक है, तो मेरी इस चीनी की बोरियों की देखभाल करना। मैं अभी ही उसका आदेश लेकर आता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको रात में पुल से गुजरने की आज्ञा देंगे वो। यह सुनकर धनी सेठ हंसते हुए बोला, जब मैं उन्हें दुगनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा ना, तो वो ऐसा अवश्य करेंगे। कुछ ही देर में धनी सेठ तरुण की आलीशान हवेली में पहुंच गया और बाहर खड़े एक नौकर से बोला, मेरा नाम धनी सेठ है, मैं खदान का व्यापारी हूँ। मैं तुम्हारे मालिक तरुण से अभी इसी समय मिलना चाहता हूँ। धनी सेठ की बात सुनकर नौकर तुरंत हवेली के अंदर चला गया और विनीता को सारी घटना बताते हुए बोला, वो इस समय तरुण से मिलना चाहता है। विनीता चौंकती हुई बोली, उस व्यक्ति का हुलिया कैसा है? नौकर धनी सेठ का हुलिया बताने लगा। जाओ जाकर उन्हें अंदर ले आओ। जैसा आपका आदेश। तरुण विनीता की ओर देखकर बोला, माँ, उस व्यक्ति का नाम सुनकर तुम चौंक क्यों गई थी? मुझे इस नाम से एक पूर्व परिचित की याद आ गई थी तरुण। तुम इस व्यक्ति से मिलो और मैं रतन के साथ दूसरे कक्ष में बैठूंगी। इतना बोलकर विनीता अपने नौकर रतन के साथ दूसरे कक्ष में चली गई। कुछ ही देर में धनी सेठ वहाँ आ पहुँचा और तरुण की ओर देखकर बोला, नमस्ते तरुण जी, मैं खदान का व्यापारी हूँ। मेरा नाम धनी सेठ है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर आपने सहायता नहीं की तो मेरा सर्वनाश निश्चित है। कहिए सेठ जी, आप किस मुसीबत में फंस गए हैं? श्रीमान, पुल के पास मेरी बैलगाड़ियाँ खड़ी है जो चीनी से भरी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे दूसरे राज्य जाने का आदेश पत्र जारी कर दे। इस समय यह नामुमकिन है सेठ जी। पुल पर आने जाने का समय निर्धारित है और जो कि सबके लिए समान है। अगर मैं आपके लिए आदेश पत्र जारी कर देता हूँ तो ये उन व्यापारियों के लिए बेईमानी और धोखा होगा जो अब तक मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार चल रहे हैं, और उन्होंने मेरे ही बनाए हुए नियम से अपना काफी नुकसान भी झेला है। तरुण की बात सुनकर दूसरे कक्ष में बैठी हुई विनीता बुरी तरह से चौंक पड़ी और रतन से बोली, देखा रतन, कितना दृढ़ निश्चयी है मेरा पाला हुआ पुत्र। ये सब आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं का ही प्रभाव है। इधर धनी सेठ दोबारा रतन की ओर देखकर बोला, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में ये नियम बदले भी तो जा सकते हैं श्रीमान। मेरा जो माल है उसकी कीमत राज्य में 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं अभी देने को तैयार हूँ। इतना बोल के धनी सेठ अपनी जेब कुछ बेशकीमती हीरे निकालकर तरुण को दिखाते हुए बोला, इन बेशकीमती हीरो का मूल्य बाजार में 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं के बराबर है। इन्हें रखिए और पुल का रास्ता खुलवा दीजिए। तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? तरुण के चेहरे पर क्रोध देखकर धनी सेठ बुरी तरह से घबराते हुआ अपने आप से बोला, बड़ा ही जिद्दी और ईमानदार लड़का मालूम पड़ रहा है। लगता है इसे ये कीमत कम लगी है। इतना बोलकर धनी सेठ और हीरे निकालकर तरुण को पकड़ाते हुए बोला, इन सभी हीरो की कीमत 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं के बराबर है। अब तो आज्ञा दे दो। यह देखकर विनीता रतन की ओर देखकर बोली, मेरे स्वामी व्यापारिक दांवपेच खेल रहे हैं। कहीं तरुण इन हीरो को देखकर लालच में न आ जाए।
इतने कीमती हीरो को देखकर तरुण के चेहरे के कुछ समय के लिए भाव बदल गए और वह बड़ी ही गौर से धनी सेठ की ओर देखकर बोला, तुम इतने कीमती हीरे मुझे इसलिए देना चाहते हो कि मैं कानून तोड़ दूं? बेशक इसी में हम दोनों का फायदा है और जिससे फायदा हो वो बात तुरंत मान लेनी चाहिए। अगले ही पल तरुण क्रोध में आग बबूला होता हुआ बेशकीमती हीरो की पोटली धनी सेठ के मुंह पर मारता हुआ बोला, मुझे कर्तव्य मार्ग से भटका कर दूषित करना चाहता है मूर्ख व्यापारी। उठा ये हीरे और दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे अपने नौकर से धक्के देकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। यह देखकर विनीता खुश हो गई। धनी सेठ बुरी तरह से घबरा गया। वो समझ गया कि तरुण और अधिकारियों की तरह लालची नहीं है, इसे किसी ने अच्छे संस्कार दिए हैं और तरुण बिकाऊ नहीं है। धनी सेठ तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर तरुण के पैरों में रखता हुआ बोला, व्यापारी के नाते ना सही, एक बुजुर्ग के नाते तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। मेरी बैलगाड़ियों के लिए पुल का रास्ता खोल दो। मेरी बहुत सी बैलगाड़ियाँ जिसमें गुड़ और चीनी रखी हुई है, वो भी यहाँ तक पहुँचने वाली होगी। अगर बारिश होगी तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तभी विनीता रतन के साथ उसे कक्ष से बाहर आ गई। रतन और विनीता को देखकर धनी सेठ बुरी तरह से चौंक गया। विनीता धनी सेठ की ओर देखकर बोली, क्या हुआ? मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? आप तो ऊंचे परिवार में पैदा हुए हो और उच्च कुल में पैदा हुए हो, फिर एक नीचे परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति के सामने इस तरह से गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ऐसा करना आपको शोभा देता है? तुम ये क्या कह रही हो विनीता? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तुम यहाँ कैसे? इतना बोलकर धनी सेठ रतन की ओर देखकर बोला, ये सब क्या है रतन? तभी विनीता अपने पति की ओर देखकर बोली, जानते हो, तरुण वही चरवाहा है जिसे आपने घृणा पूर्वक कहा था कि नीच परिवार में जन्म लेने वाला नीच ही होता है। ये कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता और ना इसकी आने वाली पीढ़ियां कभी जान पाएगी कि बुद्धिमान क्या होता है और बड़ा आदमी क्या होता है। ये नामुमकिन है। ये सत्य है। अगर विश्वास ना हो तो रतन से पूछ लो। धनी सेठ रतन से बोला, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। तरुण वही चरवाहा है जो किसी जमाने में भेड़ बकरियां चराता था। तभी तरुण धनी सेठ से बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इस माँ की कृपा से ही हूँ। धनी सेठ हाथ जोड़ता हुआ अपनी पत्नी से बोला, मैं अपने कथन पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी समझ में आ गया है तुम्हारा कथन ठीक ही था। आदमी ऊंचे परिवार में जन्म लेने से नहीं, अच्छे संस्कारों से छोटा या महान बनता है। अच्छी सीख से वो बड़ा आदमी बनता है। यह सुनकर विनीता की आंखों में आंसू आ गए और वह तरुण की ओर देखकर बोली, इन्हें प्रणाम करो, ये मेरे पति है और अब से तुम्हारे पिता भी है। तरुण तुरंत धनी सेठ के पैरों में झुकता हुआ बोला, मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ पिताजी। नहीं बेटे, तुम बहुत महान हो, एक ऊंचे आदर्शवादी नवयुवक हो। ईश्वर करे जीवन में तुम्हें खूब सफलता मिले। उस दिन के बाद धनी सेठ की विचारधारा बदल गई और वह विनीता और तरुण के साथ एक परिवार की तरह रहने लगा।